नमस्कार। एएनबी न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं नवीन पांडे। लोकसभा चुनाव जैसे जैसे तीसरे दौर की ओर जा रहा है, सियासत में रोज नए नए दांव चले जा रहे हैं। पहले सूरत, फिर खजुराहो और अब इंदौर से इंडिया गठबंधन के लिए झटके पे झटके लगने का सिलसिला जारी है। इंदौर में तो कांग्रेस के प्रत्याशी अक्षय कांत बम ने नामांकन वापस लेने के अंतिम दिन पार्टी छोड़ दी। अब वहां कांग्रेस का कोई प्रत्याशी नहीं है और बीजेपी को एक तरह से वॉकओवर मिल गया है। इससे पहले सूरत में कांग्रेस प्रत्याशी का पर्चा खारिज हुआ और बाकी सभी ने नाम वापस ले लिया। वोटिंग से पहले ही बीजेपी प्रत्याशी विजेता घोषित हो गए। खजुराहो में सपा प्रत्याशी का पर्चा खारिज हुआ और अब वहां इंडिया गठबंधन का कोई प्रत्याशी नहीं है। इस पर कांग्रेस ने बहुत हंगामा किया, बीजेपी पर तमाम आरोप लगाए। लेकिन बड़ा सवाल यह है, क्या कई प्रदेशों में नेता बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ना ही नहीं चाहते, बीजेपी के सामने लड़ना ही नहीं चाहते, या उनको पार्टी के जीतने की उम्मीद कम है? इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान मौजूद रहेंगे, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं ये स्पेशल रिपोर्ट। ये गुस्सा और दर्द है इंदौर के कांग्रेस अध्यक्ष का, जब उन्होंने सुना कि कांग्रेस के घोषित प्रत्याशी अक्षय कांति बम ने अपना नामांकन वापस ले लिया। 2 दौर के चुनाव के बाद आत्मविश्वास हासिल कर चुकी कांग्रेस को इसके बाद करारा झटका लगा। जिस तरह गुजरात के सूरत में कांग्रेस प्रत्याशी का पर्चा खारिज हो गया और फिर प्रत्याशी बीजेपी में शामिल हो गए, कुछ उसी तर्ज पर मध्य प्रदेश के इंदौर में कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय कांति बम ने बाकायदा अपना पर्चा वापस ले लिया। कांग्रेस ने जिस नेता को डमी प्रत्याशी के तौर पर खड़ा किया था, उसका पर्चा पहले ही रद्द हो चुका था। ऐसी सूरत में कांग्रेस अब इंदौर सीट में बिना लड़े हार गई है। कांग्रेस इस बार बौखला गई, जबकि बीजेपी इसे ऐसे पेश कर रही है कि कांग्रेस से कोई चुनाव लड़ना ही नहीं चाहता। हैरानी की बात यह है कि कांग्रेस प्रत्याशी बनाए गए अक्षय कांति बम नाम वापस लेने भी बीजेपी प्रत्याशी के साथ गए और लौटते समय उनकी गाड़ी में बीजेपी के बड़े नेता कैलाश विजयवर्गीय भी थे। कांग्रेस के सारे नेता और कार्यकर्ता, उनका विश्वास अब मोदी जी में है, भारतीय जनता पार्टी में है, विकास के लिए और जन कल्याण के लिए और अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए। कांग्रेस की हालत ये हो गई कि अब उम्मीदवार भी नहीं रहना चाहते। कुछ तो शर्मा शर्मी में बने हैं, लेकिन इंदौर के उम्मीदवार ने आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। अब ये कांग्रेस है कि जिसके उम्मीदवार का भी भरोसा अब कांग्रेस में नहीं है, मोदी जी में है, भारतीय जनता पार्टी में है। और इसलिए उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी, क्योंकि कांग्रेस देश को विनाश की तरफ ले जा रही है। और इसलिए कांग्रेस के उम्मीदवार भी अब पार्टी छोड़ रहे हैं, भाजपा में आ रहे हैं। दरअसल विधानसभा चुनाव में इंदौर में कांग्रेस का सुपाड़ा साफ हो गया है। इंदौर में किसी सीट पर कांग्रेस को जीत नहीं मिली थी, वहीं बीजेपी के सामने चुनाव लड़ने के लिए भी कोई नहीं बचा था। इसके बाद पार्टी ने अक्षय कांति बम पर दांव लगाया था। नॉमिनेशन दाखिल करने के बाद अक्षय कांति बम लगातार चुनाव प्रचार कर रहे थे। नामांकन फॉर्म भरने के दौरान अक्षय कांति बम ने खुलासा किया था कि वो 14 लाख की घड़ी पहनते हैं। उनके पास पत्नी और मिलाकर करीब 87 करोड़ रुपए की संपत्ति है। आज नामांकन वापस लेने का आखिरी वक्त था। कलेक्ट्रेट जाकर अक्षय कांति बम ने नॉमिनेशन वापस ले लिया। नॉमिनेशन वापस लेने के बाद कांग्रेस उम्मीदवार अक्षय कांति बम ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली। वह एमपी सरकार के कद्दावर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के साथ उनकी गाड़ी में नजर आए। कैलाश विजयवर्गीय ने गाड़ी में उनके साथ सेल्फी ली, साथ ही उनकी तस्वीर शेयर भी की। मैंने पहले ही कहा था कि मध्य प्रदेश पूरा मोदीमय हुआ है और वर्तमान के समय में तो पूरे देश में प्रचंड आंधी चल रही, खासकर मध्य प्रदेश में। हमको मालूम होगा, जैसे जानकारी दूंगा आपको, कि 2 प्रत्याशी आपकी इस तरह से इसको समझना पड़ेगा कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने 29 सीट पे कॉम्प्रोमाइज़ किया है। 28 सीट कांग्रेस को दी, 1 सीट समाजवादी ने ली। खजुराहो सीट से पहले कांग्रेस के समाजवादी पार्टी के सदस्य ने अपना नॉमिनेशन वापस लिया, या एक तरह से जान करते उनने सरेंडर करते हुए फॉर्म में त्रुटि करी ताकि कलेक्टर के सिर पे आए और उनने एक तरह से अपना विड्रॉ किया। दूसरा, घोषित रूप से तब इनने कहा था कि हमने प्रशासन में गलती कर दी, ये कर दिया, वो कर दिया, जबकि इस समय स्पष्ट किया था कि ये जो कोई उम्मीदवार फॉर्म भर के
अगर हस्ताक्षर नहीं करता और एक जगह नहीं दो जगह नहीं करता है तो इसका मतलब ये वो चुनाव नहीं लड़ना चाहता। आपने उसमें इशारा भी दिया था। तब भी कांग्रेस और सब लोगों ने कहा नहीं ने गलत किया है। अब जब आज कांग्रेस के घोषित प्रत्याशी ने सबके साथ प्रदेश अध्यक्ष की नगरी में फॉर्म जमा किया और आज विड्रॉल के दिन वापस अगर ले लेता है तो अब हम क्या कर सकते हैं। कांग्रेस ने घुटने टेके हैं, कांग्रेस के साथ हमारे मध्य प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी ने घुटने टेके, वो लड़ना नहीं चाहते हैं, उनमें दम नहीं बचा। तो उसमें ये लोकतंत्र की ताकत है, मोदी जी की लोकप्रियता और भाजपा की जनता के पीछे नीचे तक की जड़ें की गहराई है। और मुझे जानकारी मिली है कि जो कांग्रेस का प्रत्याशी उसने भाजपा की सदस्यता के लिए आवेदन भी कर दिया है, तो हम उसके आवेदन पर विचार कर रहे हैं और हो सकता है उसको अगर भाजपा ज्वाइन करना तो कराएंगे भी सही। लेकिन खास महत्व की बात है कि कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष जिस नगर में रहता हो उस नगर का प्रत्याशी, उस जिले का प्रत्याशी अगर अपनी लोकसभा की टिकट लौटा रहा है, इसका मतलब है कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को और राष्ट्रीय अध्यक्ष को इस्तीफा देना चाहिए। इसको लेकर कांग्रेस के भीतर ही असंतोष भड़का हुआ है। कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष देवेंद्र सिंह यादव भड़क गए हैं। मैं शुरू से बोल रहा था कि ये नाम वापस ले लेगा और मैंने टिकट ताकत से मांगा था कि इससे अच्छा चुनाव लड़ूंगा, मगर पैसे को देखते हुए हमारे कांग्रेस के नेताओं ने टिकट दिया। क्यों दिया उसको? क्या योगदान था उसका कांग्रेस के लिए? क्या योगदान था? कौन सा उसने संघर्ष करा कांग्रेस के लिए जो आपने उठा के उसको टिकट दे दिया? क्यों दिया? ये पार्टी हाईकमान को देखना चाहिए। आप हमारे जैसे कार्यकर्ताओं को मार रही है कांग्रेस। हमने जब टिकट मांगा दमदारी से मांगा, हम लड़ेंगे चुनाव, और आज भी हम यहाँ अकेले खड़े हैं दमदारी से, मगर वो निकल गया, हम बताते फिर उसको। नहीं, उसमें क्या पार्टी की गलती है? पार्टी क्यों देती है ऐसे लोगों को पैसे देख के? बस पैसे दो, टिकट पैसे से दो, तुम पैसा देख के टिकट देते हो, काम का आधार नहीं बनाते हो। एमपी कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी की इस घटना से किरकिरी छूट गई है। खबर मिलते ही वे चुनाव प्रचार बीच में छोड़कर इंदौर वापस लौट आए। उन्होंने करेरा में कहा कि बीजेपी साजिश के तहत कांग्रेस के लोगों को तोड़ रही है और इस तानाशाही रवैये के खिलाफ जनता को खड़ा होना होगा। लोकतंत्र को जिंदा रखना है, आरक्षण को जिंदा रखना है, संविधान को जिंदा रखना है, तो जनता को इसका जवाब देना होगा। अब जीतू पटवारी भले बीजेपी पर गुस्सा निकाले, लेकिन संगठन पर ही पैसे लेकर टिकट देने के आरोप लग रहे हैं। इसके साथ ही ये सवाल भी खड़ा हो गया है कि क्या वाकई बीजेपी कांग्रेस के लोगों को तोड़ रही है या कांग्रेस को ही ऐसे प्रत्याशी मिल रहे हैं जो उसका फायदा उठाकर बीजेपी में छलांगे ला रहे हैं। इससे पहले खजुराहो में भी कुछ ऐसा ही हो चुका है। इंदौर में कांग्रेस अब किसी निर्दलीय प्रत्याशी को अपना समर्थन देगी, लेकिन फिर भी इससे कांग्रेस की किरकिरी हो रही है और कार्यकर्ताओं का मन। तो इंदौर की घटना से लगातार कांग्रेस की किरकिरी हो रही है। उससे पहले सूरत में पर्चा वापस हो गया था और दिल्ली में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया था। लगातार झटके ब झटके मिल रहे हैं। एक और कांग्रेस दावा कर रही है कि पहले दो दौर के चुनाव में वो बहुत अच्छा करते दिखाई दे रही है और दूसरी ओर उसके ही कार्यकर्ता पार्टी छोड़ रहे हैं। हमारे साथ चर्चा करने के लिए इस विषय पर कुछ खास मेहमान मौजूद हैं। सुकीर्ति जैन साहब, प्रवक्ता बीजेपी के, आपका बहुत बहुत स्वागत है। रतन तिवारी जी, प्रवक्ता कांग्रेस के, आपका बहुत बहुत स्वागत है। यश भारती, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। परमवीर सिंह जी, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी मेहमानों से गुजारिश है अपनी अपनी बारी पर ही बोलें, बीच में ना बोलें। बहुत समय है, 1 घंटा है, सबको मौका मिलेगा बातचीत करने का, बराबर बोलने का। सबसे पहले रतन तिवारी साहब, आपके पास आना चाहूँगा। इंदौर में जो कुछ आप आज हुआ और क्या बताता है? कहते हैं यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। सूरत, खजुराहो और इंदौर और दिल्ली, ये सब घटनाएं क्या बता रही हैं? कांग्रेस से क्यों नहीं चुनाव लड़ना चाहते और जहां लड़ना भी चाहते हैं वहां कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं को संतुष्ट नहीं कर पा रही है? कहीं ना कहीं ये आगे बढ़ती कांग्रेस का दिक्कत की बात नहीं है? देखिए, सबसे पहले मैं नवीन जी आपको प्रणाम करता हूं और सभी मित्रों को मैं प्रणाम करता हूं जी। देखिए, इंदौर की बात की जाए या खजुराहो की बात की जाए, इंदौर में जो हमारा प्रत्याशी था, भारतीय जनता पार्टी ने उसके ऊपर 307 एक्ट का मुकदमा दायर करवा दिया। और कहीं न कहीं ये सभी को पता है, इंदौर में ही पूरे मध्य प्रदेश को पता है, उस पूरे मध्य प्रदेश को पता है, उससे बार बार फोन आ रहे थे, उसे डराया जा रहा था, उसे धमकाया जा रहा था, उसके ऊपर दबाव बनाए जा रहे थे।
और अचानक आज अंतिम दिन था नामांकन वापस लेने का, उसने ले लिया। लेकिन उसके पूरा का पूरा ऐसा माहौल इंदौर में बन गया है, जनता के वोट के ऊपर बैन लगाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और वहां अभी हमने हार स्वीकार नहीं की है। हम किसी न किसी इंडिपेंडेंस को समर्थन देंगे जो भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियों, प्रधानमंत्री के जुमलों और लगातार 10 वर्षों में सत्ता पे बैठकर इस देश के लोकतंत्र के ऊपर प्रहार करने वाले किसी निर्दलीय प्रत्याशी जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ रहा है, हम उसे समर्थन देंगे और पूरा कांग्रेस पार्टी के एक एक कार्यकर्ता उसका साथ देंगे और इंदौर भी हम जीतेंगे और देश भी हम जीतेंगे। क्योंकि आज आप बेचैनी भारतीय जनता पार्टी की देख रहे हैं। सूरत में क्या हुआ, आज इंदौर में हो रहा है। अगर नोटा वहां पे है तो सूरत में बिन विरोध किसी को सर्टिफिकेट दे देना, ये कहां का लोकतंत्र है। अगर सर्टिफिकेट देना है तो नोटा को हटा दीजिए आप। तो भारतीय जनता पार्टी के जो उनका जो क्रियाकलाप है, जो उनकी कार्य प्रणाली है, सत्ता का जो रौब है, वो हम 2024 में 4 जून के बाद इस देश नष्ट नाबूद कर देंगे। ठीक है यश भारती जी, कांग्रेस लगातार पॉजिटिव है और होना भी चाहिए, लेकिन क्या आप लगता नहीं आपको कि जो दिक्कतें हैं वो देख नहीं पा रही है? दिल्ली से लेकर मध्य प्रदेश से लेकर तमाम जगह, गुजरात से लेकर इसी तरह खबरें आ रही हैं और कांग्रेस को अपने संगठन में और आपके साथी है इंडिया गठबंधन में, सरकार बनेगी, दोनों की मिलकर बनेगी, तो आपके लिए चिंता की बात नहीं है ये? नहीं, देखिए किसी तरह की कोई चिंता की बात नहीं है। जितनी गलतियां हो रही हैं वो सारी गलतियां हमारी हैं, सारे दोष हमारे हैं। देश को नुकसान पहुंचा रहा है तो हम पहुंचा रहे हैं। अगर देश को कोई उन्नति तरक्की कर रहा है तो केवल भारतीय जनता पार्टी और एनडीए कर रही है। ये तरक्की प्रमाण पत्र है जो मिल रहा है, जो सूरत में प्रमाण पत्र 4 जून को मिलना चाहिए था वो प्रमाण पत्र पहले ही मिल गया। तो ये तो चुनाव आयोग ने घोषित करके रखा था कि जो चुनाव के नतीजे हैं वो 4 जून को आएंगे। तो 4 जून से पहले नतीजे कैसे आ गए? नन ऑफ द अबाव, नोटा का जो अधिकार जनता का था वो जनता का छीना गया। तो ठीक है, भारतीय जनता पार्टी के अच्छे काम है, उनको इन अच्छे कामों की बधाई, शुभकामनाएं दी जानी चाहिए। चंडीगढ़ में हमने देखा जिस तरीके से चुने हुए पार्षद वोट कर रहे थे, उनको भी आरोपी बनाया जाता कि उन पार्षदों को वोट डालना नहीं आता, इसीलिए पर्चे खारिज हुए। अगर कैमरे में चीजें कैद नहीं होती, सुप्रीम कोर्ट संज्ञान नहीं लेता, तो आज भी दोषी हम ही ठहराए जाते कि हम अपने प्रत्याशियों से ठीक से नामांकन नहीं करा पाते, हम अपने प्रत्याशियों को रोक नहीं पाते। आरोप कभी भी जो है वो भारतीय पार्टी और एनडीए पे नहीं आएगा। भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव मध्य प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री अपनी गाड़ी में बैठा करके एक विपक्षी पार्टी के प्रत्याशी को ले जाते हैं रिटर्निंग ऑफिसर के पास और रिटर्निंग ऑफिसर की टेबल पे चुनाव हुआ भारतीय जनता पार्टी का विधायक लेके जाता है, नामांकन वापस लेता है विपक्ष की पार्टी का, फिर दोनों लोग अपनी गाड़ी में वापस लाते हैं, सेल्फी लेते हैं, ट्वीट करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में ले जाते हैं, भारतीय जनता शामिल कराते हैं। आखिर इतना डर क्यों? यस जी, छोड़ना चाहते खजुराहो में आपका उम्मीदवार, यस जी, खजुराहो में आपकी पार्टी को सीट मिली थी। सवाल आप कीजिए, जवाब मुझे देने दीजिए। हाँ, तो जवाब भी मांग रहा हूँ आपसे। आपका उम्मीदवार जो है साइन करना भूल जाता है। पूरी बात हो जाने दीजिए। नहीं, मैं बीच में इसलिए बता कि बीच में संदर्भ आ गया है। आपके नए सवाल को मैं लूंगा ही नहीं जब तक मेरी नया सवाल नहीं है, सवाल वही है जो आप जवाब दे रहे हैं। आप मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए, आप मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए, फिर सवाल कीजिएगा। तो भारतीय जनता पार्टी को ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी कि ये अगवा करके ले जाना? ये तो अपने आप को भगवा पार्टी कहते हैं, तो ये अगवा पार्टी क्यों बन रही है? क्या जरूरत पड़ रही है? जो इनके पितृपुरुष कहते थे हम कैसी सरकार को, सत्ता को चिमटे से भी नहीं छुएंगे, लोगों को अगवा करना पड़ रहा है, रिटर्निंग ऑफिसर को मजबूर करना पड़ रहा है कि जो वोट डाल रहे हैं पार्षद उनके साथ छेड़छाड़ करो, खजुराहो में नामांकन रद्द करो। तो सूरत में 4 जून से पहले चुनाव परिणाम घोषित करो, चुनाव के परिणामों को प्रभावित करो। क्या आवश्यकता पड़ रही है? ये तो 400 पार का नारा दे रहे हैं, इनको अपने कामों पे विश्वास है, इनको अपने संगठन पे विश्वास है, तो ऐसी क्या जरूरत पड़ रही है? लेकिन यस जी, खजुराहो में आपका उम्मीदवार हस्ताक्षर करना भूल जाता है। अब हस्ताक्षर नहीं करेंगे फॉर्म में तो रिजेक्ट होना ही होना है। इसके लिए बीजेपी कहां दोषी है?
नहीं, बीजेपी बिल्कुल दोषी नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ सब चीजों के दोषी हम ही लोग हैं ना। नहीं तो तंज, हम आपका तंज तो नामांकन ठीक भरते है, हैं, तंज हम करना नामांकन ठीक भर है, रहे हैं। लेकिन उसके पीछे लॉजिक भी तो होना चाहिए ना। फिर आपने सवाल किया, जवाब मुझे देने दीजिए। दीजिए। नामांकन हमने भरा, हम नामांकन दे रहे हैं रिटर्निंग ऑफिसर को। ऑफिसर ने नामांकन ले लिया और उसके बाद हम सिग्नेचर नहीं कर रहे हैं। ये रिटर्निंग ऑफिसर किसको बता रहा है? केवल एक प्रिंट मीडिया अखबार को कि साहब हम तो टोक रहे थे, उन्होंने कहा मीडिया से बात करके आते हैं फिर साइन करते हैं, और उन्होंने हमें जाने दिया, शपथ भी दिला दी संविधान की। इतने बेचारे वो रिटर्निंग ऑफिसर थे कि उन्हें जबरदस्ती शपथ दिलानी पड़ी बिना हस्ताक्षर किए, और हमारी बात भी मान ली उन्होंने कि हम मीडिया से बात करें। दूसरी बात, जब नामांकन रद्द कर रहे हैं तो अधिकारी इतना डरा हुआ क्यों था? उसको तो लिखित में तुरंत मीडिया को, वहां पन्ना जिले में जो हेडक्वार्टर है खजुराहो लोकसभा का, वो तभी तत्काल उनको लेटर इशू कर देना चाहिए था कि इस कारणों से, इन बिंदुओं के कारण से हम नामांकन निरस्त कर रहे हैं खजुराहो लोकसभा का। जब लोकल पन्ना के खजुराहो के पत्रकारों ने, मीडिया के साथियों ने रिटर्निंग ऑफिसर से, जिला कलेक्टर सुरेश कुमार से चर्चा करनी चाहिए तो वो भागते नजर आए। मीडिया के साथियों को भोपाल से निर्वाचन कार्यालय से सूचना मिलती है कि नामांकन निरस्त हो गया। रिटर्निंग ऑफिसर ये बताने से भी डर रहे थे, घबरा रहे थे कि निर्वाचन रद्द हो गया। आखिर ये डर और घबराहट थी क्यों? किससे डर था, किससे घबराहट? ठीक है, जवाब ले लेते अधिकारी हैं। हैं, अधिकारी के पास सारे अधिकार हैं, वो नियम अनुसार सारी बात कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि नियम अनुसार चीजें नहीं हो रही थी, इसीलिए डर था, घबराहट थी, और इसीलिए सारी चीजें स्पष्ट नहीं आ रही थी। ठीक है, सुकीर्ति जैन साहब, लगातार आप पे आरोप लग रहे हैं, आप लोग जो है कांग्रेस के लोगों को चुनाव लड़ने दे नहीं रहे हैं, कहीं लालच दे रहे हैं, कहीं धमकी दे रहे हैं, कहीं एफआईआर करा रहे हैं और उनका नाम वापस करवा दे रहे हैं, कहीं पर्चा रद्द करवा दे रहे हैं, कहीं हस्ताक्षर करवाना ही भुलवा दे रहे हैं और कहीं उन पे इस्तीफा दिलवा दे रहे हैं उनके प्रदेश अध्यक्ष का। ये सब इतने सारे काम क्यों कर रहे हैं अगर आप चुनाव जीत रहे हैं तो? चंडीगढ़ में नामांकन भी हमसे, वो वोट भी हमसे, कोई बहाना देख लेती है तो वो देखा है इन्होंने। दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी जब लोकसभा का प्रत्याशी घोषित करे तो उसके साथ में एक डमी कैंडिडेट का भी फॉर्म भरवाया जाता है। प्रक्रिया है ये, व्यवस्था है ये, लेकिन इंदौर में डमी का फॉर्म नहीं भरवाया गया। नहीं भरवाया था इंदौर में, उसका भी निरस्त हो गया इंदौर में। दूसरी बात, जब जैसे अभी यश जी ने कहा कि केस लगाया, तो देखो राजनीति में तो कानूनी कार्रवाइयों से यदि कोई डर जाएगा तो वो राजनीति नहीं कर सकता। मैं भी जब विधायक बना था, जब यश जी के ऊपर भी 10-25 केस लगे होंगे अभी भी, लेकिन जो सही नेतृत्व करता है वो भयभीत नहीं होता है। यदि मान लीजिए अक्षय कांति बम जो है वो नाम के बम है और फुस्सी बम है, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी बुलाने गई होगी। उन्होंने खुद ही जो है जब सहमति दी अपनी कि मैं भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन कर लूंगा और वापस ले रहा, तो भारतीय जनता पार्टी क्यों मना करेगी? दूसरी बात एक बताना चाहता हूँ, खासतौर पर इंदौर का प्रसंग आया है। जब से इंदौर से जीतू पटवारी को कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, जैसे उसके पहले जब कमलनाथ थे तो भारतीय जनता पार्टी के लोग कांग्रेस में जा रहे थे, और जब से जीतू पटवारी प्रदेश के अध्यक्ष बने हैं तब से जो है कांग्रेस के लोग कांग्रेस छोड़ के जा रहे हैं। तो नेतृत्व में वो क्षमता होना चाहिए, वो आकर्षण होना चाहिए, वो चुंबकत्व होना चाहिए कि अपने कार्यकर्ताओं को जोड़ कर रखे। तो वो कमी निश्चित रूप से नेतृत्व में है, और जब नेतृत्व कमजोर होता है तो स्वाभाविक रूप से जो है जो लोग अन्य कार्यकर्ता होते हैं वो अपने आप को सुरक्षित स्थान देखते हैं। आज 2 लाख से ऊपर कांग्रेस के कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी। तीसरी बात, आपने जो कहा कि जितना सारा कुछ होने के बावजूद भी जब हम जीत रहे हैं तो फिर हम ये कर रहे हैं। यदि कोई आना ही चाहता है तो हम किसी को मना नहीं करेंगे, हमारी विचारधारा में साथ में रहे, हमारे साथ में जुड़े और काम करे हमारी पार्टी के निर्देश से, तो स्वागत है, सभी का स्वागत है, इसमें कहीं कोई बात नहीं है। और यदि जहां तक आपसी मनमुटाव यदि कांग्रेस के अंदर के कारण कांग्रेस टूट रही है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए स्वयं लाभ की बात है। इसमें हमारी तरफ से कांग्रेस को तोड़ने के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया। हम तो जो है अपना काम कर रहे हैं और अपने काम के दम पर ये वातावरण हमने पैदा कर दिया है कि हमने पूरी की पूरी सीटें भारतीय जनता पार्टी की जीत रहे हैं। तो स्वाभाविक रूप से जहां प्रकाश होता है
तो लोग अंधकार से प्रकाश की ओर जाते हैं। इसीलिए कांग्रेस छोड़कर लोग भारतीय जनता पार्टी की ओर आ रहे हैं। हम उनका स्वागत कर रहे हैं बड़े सहज भाव में। ठीक है। परमवीर सिंह जी, जिस तरह से बीजेपी कर रही है और कह रहे हैं कि हम तो स्वागत करेंगे, आपको लगता नहीं ये अनैतिक है? अगर कहीं बीजेपी चुनाव लड़ती तो एक मोरल ग्राउंड पे खड़ी होती। इंदौर में वैसे ही बहुत मजबूत है बीजेपी, कैलाश विजयवर्गीय का शहर है, वहाँ सारी सीटें विधानसभा में जीती है अभी उन्होंने। तो ऐसे में जो है इस तरह की जो करना पूरे देश में एक संदेश नहीं गया है? क्या लगता है आपको, राजनीति में सही है ये? अब देखिए, जो देश हमारा चलता है ये कॉन्स्टिट्यूशन पे चल रहा है, 9 फ्रेम्स है कि उन्हीं के बीच में काम रहकर काम करना है, और देश में किसी बाहरी नहीं हो रहा। ये दोनों लोग जो है ये हमारे देश के ही लोग हैं, दोनों ही पार्टियां कोई बाहर की नहीं है। दोनों का मुझे लगता है अंत ध्येय जो है वो देश का विकास है, जनता का विकास है। तो पहली बात तो इसको राजनीतिक लड़ाई, कोई पर्सनल लड़ाई किसी की नहीं हो रही है। अब रही बात चुनाव जीतने या हारने की, चुनाव जीतना हारना बात की बात है, पहले कॉन्टेस्ट करना बड़ा जरूरी है, लेकिन कानून के अंदर छूट है। कोई पहली बार नहीं हुआ है, ये कोई पहली बार तो ऐसा हो नहीं रहा है कि आपको चुनाव में ऐसा हुआ ही, आज से 23-28 बार पहले ऐसे अनकंटेस्टेड कैंडिडेट चुने जा चुके हैं। पेमा खांडू जी और उनके पिताजी अरुणाचल प्रदेश में वो लगभग 3-4 बार वो दोनों लोग चीफ मिनिस्टर भी बनते थे, और बिना इलेक्शन, बिना सामने प्रतिद्वंदी होता ही था वो चुनाव जीतते थे। डिम्पल यादव जी यूपी से, वो भी इस तरीके से बन के आई हुई हैं। तो कानून का जो सेट ऑफ फ्रेम्स है कि अगर कलेक्टर के पास डेडलाइन है कि इस डेट तक जिन कैंडिडेट का फॉर्म सही पाया जाएगा वो आगे चुनाव में जाएंगे, नहीं तो रह जाएंगे। तो इसमें कोई गड़बड़ घोटाला होने वाली स्थिति नहीं होती है इन चीजों में, ये पहले भी होता आया है। और यहाँ पर जो एक बात है, जब कोई पार्टी बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है अपनी विचारधारा को लेकर, तो उसके फेवर में ये होता जाता है। सबसे ज्यादा कांग्रेस के फेवर में ऐसा हुआ है, कांग्रेस के टिकट पे लोग अनकंटेस्टेड जीतते रहे हैं जब से देश आजाद हुआ है तब से। तो इसमें गड़बड़ की बात नहीं होती है। अभी समस्या क्या आ रही है कि आप जो विपक्ष है वो भाजपा को हराने का दावा तो करता है, लेकिन वो दवा पुरानी है, उसकी शीशी बदलकर या ऊपर का फ्रेम बदलकर पेश कर रहा है जनता को। जातिगत जनगणना हो या विकास के मुद्दे हो, देखिए विकास का मुद्दा जब तक हमारी ये सृष्टि चलती रहेगी तब तक चलेगा, और विकास से कभी संतुष्ट नहीं होना चाहिए। जो सरकार अच्छा करेगी तो उससे अपेक्षा होती है कि और अच्छा करके दिखाइए। तो लेकिन अच्छे करने का क्रम है, लेकिन अगर आप विपक्ष अगर सरकार को घेरना चाहता है तो ग्राउंड के मुद्दे उठाने पड़ेंगे। आप वही पुराना इंदिरा जी का नारा उठा लेंगे गरीबी हटाओ का, और आप सोचे कि 2024 में भी नारा चलेगा तो नहीं चलेगा। ठीक है परमवीर जी, आऊंगा। सत्येंद्र तिवारी जी, आपके इंदौर के जो अध्यक्ष है कांग्रेस के देवेंद्र यादव जी, मैं उनका बयान सुन रहा था। उन्होंने कहा है किसी को फोन में बात करते हुए, आप पैसे देकर अगर टिकट देंगे तो ऐसे ही प्रत्याशी मिलेंगे, आपने मुझे टिकट क्यों नहीं दिया, मैं लड़ने के लिए कह रहा था। शायद वो जीतू पटवारी से बात कर रहे थे। जीतू पटवारी और कमलनाथ को लेके वहां पर माहौल ठीक नहीं है और बीजेपी बहुत मजबूत है। कहीं ना कहीं संगठन को आप लोग नहीं देख पा रहे हैं। राहुल गांधी जी बहुत आगे बढ़ रहे हैं, मुकाबला भी कर रहे हैं, मुकाबले में आते दिखाई भी दे रहे हैं, लेकिन जो लचर संगठन है, जो लचर प्रत्याशी खड़े किए हैं, वो आपको कहीं ना कहीं आगे बढ़ने देगा नहीं। तो देश कैसे भरोसा करे आपके ऊपर? रतन जी, आवाज आई आपको? लगता है रतन जी को आवाज नहीं आ रही है। हाँ, यश भारती जी, यही सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जिस तरह से कांग्रेस कहीं ना कहीं संगठन के स्तर पर इस समय कमजोर है और आप उत्तर प्रदेश की बड़ी पार्टी हैं, आप मजबूत हैं, तो इसका नुकसान आपको भी तो कहीं ना कहीं हो रहा है। देखिए, मैंने शुरुआत में ही कहा है कि आखिरकार पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव, मध्य प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जी को गाड़ी में बैठाल करके प्रत्याशी को ले जाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? और रमेश मंडेले जी जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, वो रिटर्निंग ऑफिसर की टेबल तक क्यों गए नामांकन वापस कराने? आखिर क्या डर और भय बना रहे थे प्रत्याशी के ऊपर? अगर वो व्यक्ति नामांकन वापस लेना चाहता था, स्वेच्छा से लेना चाहता था, भारतीय जनता पार्टी की नीति पे और जो ये कहते हैं मोदी जी पे विश्वास है, उनकी गारंटी पे, तो वो चले जाते स्वयं। क्या आवश्यकता पड़ी ये घेराबंदी करके, गोलबंदी करके भारतीय जनता पार्टी को भारतीय अगवा पार्टी बनने की आवश्यकता क्यों पड़ी? दूसरी बात, अभी हमारे विश्लेषक जी जो बात कर रहे थे डिम्पल यादव जी की, डिम्पल यादव जी के साथ क्या कोई मंत्री गया था कि नामांकन वापस कराए? रिटर्निंग ऑफिसर तक कोई विधायक गया था क्या कि नाम वापस कराए? ये जिस तरीके की चीजें चल रही हैं उस पे हमारा आपत्ति और लगातार चल रही हैं, चाहे चंडीगढ़ हो, चाहे सूरत हो, चाहे खजुराहो हो, चाहे अब इंदौर हो, जो लगातार चीजें चल रही हैं। तो ये दिखाता है
कि हमारा काम करने का तरीका यही है, तुम्हें स्वीकार प्यार से करो या हमारे अगवा से करो, तुमको स्वीकार करना पड़ेगा। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी ने इंदौर से प्रत्याशी किसको बनाया है? शंकर लालवानी जी को। वो शंकर लालवानी जी जो देश की संसद में ये कहते हैं 2020 में कि अलग सिंधी प्रांत बन जाना चाहिए, और भारतीय जनता पार्टी उस बात पे विश्वास रखती है, इसीलिए उनको दोबारा प्रत्याशी बनाया। कौन सी भारतीय जनता पार्टी? जो कहती है देश में एक विधान एक निशान होना चाहिए, वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए। अलग राज्य नहीं कहा था, अलग राज्य कहा था। तो फिर ये अलग राज्य भाषा के आधार पे, सिंधी भाषा के आधार पे तो वैसे तो क्यों होना चाहिए? यूपी के बंटवारे के बाद कई बार तोड़ने वाली बात नहीं है भारतीय जनता पार्टी की, और उसको दोबारा प्रत्याशी बना रहे हैं, यानी उस पर मोहर लगा रहे हैं। तो ये दोगली बातें हैं। उसी तरीके से भोपाल के अंदर जो प्रत्याशी बनाया था 2019 में प्रज्ञा ठाकुर जी, उनपे आतंकवाद का मुकदमा तब भी चल रहा था, आज भी चल रहा है। वो आज भी तारीखें कर रही है बम ब्लास्ट की। भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सरकार ने स्वयं उनको गिरफ्तार किया था आरएसएस स्वयंसेवक की हत्या के मामले में जो देवास में हुई थी। तो जिसपे हत्या के मुकदमे हो, स्वयंसेवक के हत्या के, आरएसएस के, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने खुद गिरफ्तार किया हो, उसको प्रत्याशी बनाते हो। तो ये स्वच्छता की उम्मीद करना, और वो भी देश के सबसे स्वच्छ शहर में, इनसे उम्मीद करना तो व्यर्थ है। हाँ, हमारी तैयारी कमजोर थी, हम इसको मानते हैं। ये किसी को अगवा कर ले तो हमें भी इनकी तरह गुंडाई करनी चाहिए, और बड़े मंत्रियों को लेके आना चाहिए था, और रिटर्निंग ऑफिसर को हमें भी खरीदना चाहिए था कि नामांकन निरस्त करा दें, जिस तरीके से चंडीगढ़ में किया, जिस तरीके से खजुराहो में किया, जिस तरीके से सूरत में किया, पहले प्रमाण पत्र ले लें। ये गुंडाई हमको करनी चाहिए थी, ऐसा हमारे पत्रकार और विश्लेषक बता रहे थे। हम उस तैयारी में नहीं है जो अटल जी कहते थे कि चिमटे से भी ऐसी सत्ता को नहीं छुएंगे, तो हम उस तैयारी में नहीं, हम इस अपनी नाकामयाबी को मानते हैं। रतन तिवारी जी, देवेंद्र यादव का बयान सुन रहा था मैं, आपको आवाज आ रही होगी? रतन जी, आवाज आ रही है आपको? हाँ, आ रही है। देवेंद्र यादव इंदौर कांग्रेस का अध्यक्ष हैं, वो किसी को फोन पे बात कर रहे हैं, फोन उनकी रिकॉर्डिंग वायरल हुई है। वो कह रहे हैं मैं टिकट मांग रहा था, मुझे नहीं दिया, मैं एक सामान्य कार्यकर्ता हूं और पैसे से आपने जो है टिकट दे दिया। जीतू पटवारी जी की तरफ इशारा था उनका। जीतू पटवारी जी जब से मध्य प्रदेश के कमान संभाली है, कमलनाथ जी से उनकी पट नहीं रही है, और जीतू पटवारी जी राहुल गांधी जी के बहुत खास हैं, तो संभाल नहीं पा रहे मध्य प्रदेश जो है, और वहां लड़ाई है कैलाश विजयवर्गीय जैसे, और वहां सरकार है बीजेपी की। तो ये भी देखना पड़ेगा ना कौन नेता संभाल सकता है राज्य को। इतने कमजोर प्रत्याशी उतार दिया आपने वहां पर, जो है बीजेपी को मौका मिल गया। देखिए नवीन जी, ये जीतू पटवारी जी ने टिकट नहीं दिया था। टिकट फाइनल करने का काम किसका है? सेंट्रल इलेक्शन अथॉरिटी जो हमारी है कांग्रेस पार्टी की, वहां पे नाम फाइनल होता है। हमने तमाम सर्वे करवाए, उस सर्वे में उस व्यक्ति का नाम आया और हमने उसे टिकट दिया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने लगातार उसे डरा धमका कर नाम वापस दिया। तो ये तो आपके सर्वे पे शक खड़ा हो गया। आप खुद ही कह रहे सर्वे कराया, सर्वे में पता नहीं चल पाया आपको अंदर से कितना कमजोर है व्यक्ति। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, ठीक है, व्यक्ति कमजोर है, लेकिन सर्वे में उसका नाम था, हमने उसे टिकट दिया। लेकिन नवीन जी, टिकट दिया, उसने नामांकन वापस लिया, यह तो दर्शा रहा है ना कि प्रधानमंत्री कितने डरे हुए हैं कि गुजरात से 1 सीट ले लेते हैं, मध्य प्रदेश से 2 सीट ले लेते हैं। तो यह क्यों कर रहे हैं वो? अगर वो 400 सीट का आंकड़ा अगर उनके पास है, वो 400 पार का नारा दे रहे थे, तो 1-1, 2-2 सीट क्यों जबरदस्ती हथियाने का काम कर रहे हैं? आप देखिए ना, प्रधानमंत्री जी आज 400 का नाम तक नहीं ले रहे हैं, 100 सीट का नाम नहीं ले रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से यह समझ चुकी है कि 2024 में 4 जून को जो परिणाम आएंगे वो भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन के खिलाफ आएंगे, और इंडिया अलायंस की सरकार बनने वाली है, ये भी कन्फर्म है। आप देख लीजिए, आजाद भारत में पहली बार ऐसा हो रहा है कि एक मुख्यमंत्री को जेल में डाला गया है, झारखंड के मुख्यमंत्री को जेल में डाला गया है, बड़े बड़े नेताओं को चुनाव प्रचार करने से रोका जा रहा है, उनके ऊपर ईडी सीबीआई की जांच लगा जा रही है, और जितना बड़ा भ्रष्टाचारी है वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर ईमानदार बन के घूम रहा है। यह लोकतंत्र पे लगातार प्रहार करने का काम भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। ठीक है, महाराष्ट्र के एक बिगड़े सांसद हैं नवीन भाई। ठीक है, ब्रेक का वक्त है रतन जी, ब्रेक से लौटता हूं, फिर चर्चा को आगे बढ़ाता हूं, छोटे से ब्रेक।
और ब्रेक के बाद राजधर में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज चर्चा चल रही है इंदौर में, जिस तरह बीजेपी के प्रत्याशी ने, कांग्रेस के प्रत्याशी ने नाम वापस लिया और बीजेपी को फायदा पहुंचा दिया, इसको लेकर चुनावी सरगर्मी बहुत तेज है। इससे पहले खजुराहो और सूरत में भी कुछ ऐसे ही वाकये हो चुके हैं। हम चर्चा कर रहे हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं सुकीर्ति जैन साहब बीजेपी के प्रवक्ता, रतन तिवारी जी कांग्रेस के प्रवक्ता, यश भारती जी प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, परमवीर सिंह जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। सुकीर्ति जैन साहब, अभी रतन तिवारी जी ने जो कहा उससे बहुत सारी बातें निकल के सामने आई। कैलाश विजयवर्गीय जी ने पहले ही बीजेपी आलाकमान को यानी मोदी जी को और अमित शाह जी को बता दिया था, इंदौर से आपको सरप्राइज दूंगा। ये खबर मीडिया में है और सब जानते हैं। सरप्राइज क्या था? कहीं बाकी जो है जो प्रत्याशी हैं उनके नाम भी वापस नहीं करा देंगे आप, या सीधे सीधे सूरज जैसा कांड ही नहीं करा देंगे वहां पे आप? कैलाश विजयवर्गीय जी की कार्यप्रणाली को व्यक्तिगत रूप से जानता हूं, मेरे साथ में उन्होंने काम भी किया है। जब राजनीतिक युद्ध हो, चुनाव राजनीतिक युद्ध है, तो लीडर को अपने मोर्चे पर ऐसा व्यक्ति को खड़ा करना चाहिए जो मैदान छोड़कर ना जाए। यदि उन्होंने अक्षयकांत बम को अपना प्रत्याशी बनाया तो उसकी कमजोरियां कैलाश विजयवर्गीय जी को पता हो, और जो कमजोर होता है, कमजोर की लुगाई सबकी भौजाई, सब कोई उस पर जो है अपने मजाक करता है और सब उसका अपना अधिकार जताता है। मैं एक बात जरूर तिवारी जी से कहना चाहूंगा कि कांग्रेस ने जब शक्तिशाली अंग्रेजों से स्वतंत्रता आंदोलन का संघर्ष किया था, उस समय कांग्रेस ने किसी पैसे वालों को साथ नहीं लिया था। उन्होंने जमीनी लोगों को लिया था, ऐसे लोगों को लिया था जो देश और अपनी पार्टी के प्रति मर मिटने के लिए तैयार हैं। तब उन्होंने देश से अंग्रेजों को भगा पाए थे। यदि कांग्रेस पार्टी टिकट देते समय पैसे का मूल्यांकन करेगी तो पैसे वाले के सामने काफी कठिनाइयां होती हैं, और यदि वो पार्टी के प्रति निष्ठावान लोगों का मूल्यांकन करेगी तो निश्चित रूप से वो चुनाव हारे अथवा जीते, लेकिन उसका कार्यकर्ता मजबूत रहता है और उसकी ताकत बढ़ती है। यह नेतृत्व की कमजोरी है, जिसने सिलेक्शन ही ऐसा किया था कि जब जो सामने भारतीय जनता पार्टी के आगे अपने आप को कमजोर मानकर खुद मैदान छोड़ दे। इसलिए मैं तो एक ही बात कहना चाहूंगा कि एवरीथिंग फेयर एंड लव एंड वार, और जो राजा बनता है, जनप्रतिनिधि अपने लोकसभा क्षेत्र, विधानसभा क्षेत्र का राजा होता है, उसको 36 कलाओं का ज्ञाता होना चाहिए, उसको आक्रमण करना भी आना चाहिए, उसको आक्रमण सहना भी आना चाहिए, और उसे साम दाम दंड भेद की नीति का भी परफेक्ट ज्ञान होना चाहिए। यदि मान लीजिए आप राजनीतिक युद्ध लड़ने जा रहे हैं और यदि आप में कमियां हैं, तो जो कमी आपकी रहेगी वो विपक्ष की ताकत बनेगी। अब घटना हो जाने के बाद हम किसी को भी दोष दे लें, ऐसा नहीं होता। हमने भी सुकीर्ति, आपको जो तर्क है वो गले नहीं उतरता। आखिर आपको नहीं लगता कि इसका उल्टा भी हो सकता है, बैकफायर हो सकता है? जनता तो समझ रही है सारी चीजें। आप कह रहे हैं कि जो किया अच्छा के युद्ध में, जिस तरह से राहुल गांधी जी ने बयान दिया था मोदी जी को लेकर, बहुत अभद्र बयान था, सबने माना, लेकिन राहुल गांधी जी ने कहा तो आप कहेंगे युद्ध में सब अच्छा है, राहुल गांधी जी ने सब अच्छा किया। तो मोदी जी रो रहे थे उस समय, कह रहे थे कैसा मैं बयान दे दिया, मेरी बेइज्जती कर दी, मैं इतने बड़े पद पे हूं। तो ये तर्क जो है जनता गले नहीं उतरते, जनता तो उसको सिंपैथी के लेवल पर लेगी। आप कह रहे हैं कि जो है कैलाश विजयवर्गीय उनको ले गए, स्ट्रेटजी बनाई। अगर ये बात साबित हो गई जनता के बीच में तो ये बैकफायर कर सकता है आपके लिए। आपका कहना सही है कि दोनों परिस्थितियां होती हैं। मैं एक घटना का आपको उल्लेख करना जरूर चाहूंगा कि ये जो व्यापक दल बदल है, इसकी शुरुआत कहां से हुई थी? इसकी शुरुआत हरियाणा से हुई थी, जब भजनलाल पूरा का पूरा मंत्रिमंडल लेकर दूसरे दल में शामिल हो गए थे। तो इस तरह जो है, ये जो शुरुआत जब किसी परंपरा की हो जाती है, तो जो कमजोर होता है आने वाले समय में वही उसका शिकार होता है, जो आज शिकार खुद कांग्रेस हो रही है। दल बदल अलग चीज है, देखिए दल बदल अलग चीज है, उसमें कुछ सिद्धांत होते हैं, कुछ काम होते हैं, कुछ कहीं ना कहीं कोई जनता इन्वॉल्व होती है। ये तो सामने सामने वैसे आरोप लग रहे हैं आपके ऊपर कि विपक्ष के पास जो है आप सेम फील्ड नहीं है, बराबर की लड़ाई नहीं करने दे रहे हैं आप उनको, जो है कहीं ना कहीं कमजोर रखे हुए हर जगह। उस पर अगर इस तरह के वार करेंगे तो मैं आपको कहता हूं कि जनता को अच्छा नहीं लगता। ये
ठीक है कि आप इंदौर में मजबूत होंगे, लेकिन वो संदेश आपका दूसरी तरफ जाएगा, कलकत्ता में जाएगा, बंगाल में जाएगा और उत्तर प्रदेश में जाएगा, बहुत सारे राज्यों में भी जाएगा ना संदेश। तो नहीं, आपकी बात में निश्चित रूप से सत्यता है कि होने वाली किसी भी घटना का प्रभाव दोनों तरह से पड़ता है। मान लीजिए इंदौर में कैलाश विजयवर्गीय के लिए सकारात्मक पड़ा है, तो जो विपक्षी राज्य हैं जहां भारतीय जनता पार्टी कमजोर है उसका लाभ भाजपा के पक्ष पे नहीं पड़ेगा, लेकिन जहां भाजपा शासित राज्य हैं, भाजपा के प्रति सहानुभूति है, वहां पर इसको सकारात्मक दृष्टिकोण से देखा जाएगा और सकारात्मक शक्ति के रूप में देखा जाएगा। जो कैलाश जी ने किया है निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को बताने के लिए कि वो एक सरप्राइज दूंगा, तो उन्होंने देकर अपना कद बढ़ाया है। कद तो उन्होंने इतना बढ़ा लिया कि वो सीएम बनते बनते रह गए। खैर चलिए रतन तिवारी साहब, रतन तिवारी साहब, इसका जो है कहीं ना कहीं आपको फायदा भी मिल सकता है, लगता है, अगर सिंपैथी लेवल अगर आप बढ़ाना चाहें या इसको मुद्दा बनाना चाहें। रतन तिवारी जी की आवाज फिर चली गई। यश भारती जी, यही सवाल मैं आपसे पूछूंगा, अगर ये मेरी आवाज आ रही है, बोलिए बोलिए। देखिए, सिंपैथी बिल्कुल और मिल भी रही है। आप महाराष्ट्र में देख लीजिए, महाराष्ट्र में छगन भुजबल जी जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मंत्री हैं, उन्होंने खुलेआम भाषण दिया कि महाराष्ट्र के अंदर शरद पवार के साथ उद्धव बाला साहब ठाकरे की पार्टी शिवसेना के साथ महाराष्ट्र की जनता की सिंपैथी है और भावनात्मक लोग उनके साथ जुड़े हैं। महाराष्ट्र में निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी एनडीए को बड़ा नुकसान झेलना पड़ेगा, उन्होंने बड़े मंच से कहा है। और ये इंदौर की बात नहीं कर रहा हूं, ये पूरे भारत के अंदर जिस प्रकार नरेंद्र मोदी जी ने एक नैरेटिव सेट किया, जिस प्रकार उन्होंने अपनी कार्य प्रणाली को दिखाया, वो पूरा देश अब देख रहा है कि आपने 2014 में 2019 में जो बातें रखी थी, जो मैनिफेस्टो रखे थे, काम तो एक भी नहीं कर पाए, काम तो गिना भी नहीं पा रहे हैं, सिर्फ भाषण दे रहे हैं, मच्छी, मटन, चिकन, मंगलसूत्र, एक्सरे पे बात कर रहे हैं। ये इससे बात नहीं होती ना। अगर आपने काम किया है तो काम गिनाइए, और आप पाकिस्तान को मत लाइए, अफगानिस्तान को मत लाइए, बांग्लादेश को मत लाइए, हिंदू मुसलमान मत करिए। आप सबका साथ सबका विकास की अगर बात करते हैं तो इस देश को एक नई दिशा दीजिए, लोकतंत्र कैसे मजबूत हो। ये महापर्व है चुनाव, इस महापर्व में भी आप जबरन जनता के वोट को के ऊपर बैन लगाने का काम कर रहे हैं। जनता माफ नहीं करेगी नवीन भाई इनको। बिल्कुल, लेकिन सवाल वही फिर है कि जनता ये भी तो देखती है ना कि पार्टी कमजोर है, सब मुद्दों को उठा नहीं पा रही है। दिल्ली में कहां जवाब देंगे आप? दिल्ली में लवली जी जो है इस्तीफा दे देते हैं और खबर तो यहां तक आ रही है कि वो बीजेपी के प्रत्याशी बनने वाले हैं। मैं आपको बता रहा हूं ना, अरविंद लवली जी इसके पहले भी तो भारतीय जनता पार्टी में चले गए थे, फिर आ गए हैं। वो महत्वाकांक्षी व्यक्ति हैं, वो आएंगे जाएंगे लगा रहता है। लेकिन आपने कहा कि लोगों को कैसे समझाएंगे पार्टी कमजोर है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी जब पहली बार चुनाव लड़ रही थी तो किसी को नहीं लगा था वो पूरी तरीके से सरकार बना लेंगे, मुख्यमंत्री बन जाएंगे। जनता का आशीर्वाद और जनता जिसके ऊपर भरोसा कर लेती है उसे प्रधानमंत्री बनवा देती है, सत्ता सौंप देती है। जिस प्रकार नरेंद्र मोदी जी को 2014 में जनता ने भरपूर दिया था, उन्होंने 10 वर्षों में जनता के पीठ पे खंजर घोंपने का काम किया है। जनता सही टाइम का इंतजार कर रही है। अभी दूसरा फेज का चुनाव हुआ है, दोनों फेज में भारतीय जनता पार्टी की बेचैनी बढ़ गई है। आप देखते जाइए, इन्होंने जैसा किया वैसा भुगतना पड़ेगा इनको। ठीक है, परमवीर सिंह जी, आपको लगता है कि बैकफायर भी कर सकता है बीजेपी के लिए मुद्दा? भले मध्य प्रदेश में और इंदौर में जो है काफी इसके अच्छे नतीजे जा रहे हों, लेकिन दूसरे राज्यों में तो कहीं ना कहीं प्रतिबिंब दिखेगा। देखिए, बैकफायर नहीं कर सकता। कारण क्या है कि ऐसा 28 बार पहले हुआ है और जिन जिन पार्टियों के साथ हुआ है उनके खिलाफ तो कभी बैकफायर हुआ ही नहीं। मैं अरुणाचल की बात कर रहा तो सपा प्रवक्ता बता रहे थे, वहां पर अनअपोज 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। पेमा खांडू जी जो दौरजे खांडू जी के बेटे हैं वो भी अनअपोज बनकर आए हैं। तमिलनाडु से लगातार फेरिस्त है इस तरीके से अनअपोज लोगों के बनने की। तो ऐसा नहीं है। बात क्या है, जब पार्टी छोड़ के लोग जाते हैं उसके पीछे रीजन हमेशा दिए जाते हैं। प्रथम दृष्टया देखा जाता है कि इनको प्रलोभन मिला है या दबाव पड़ा है, लेकिन ऐसा नहीं होता। देखिए, कैंडिडेट किसी भी पार्टी का हो, उनका लक्ष्य होता है कि अपनी बातें, जो उनके विचार हैं, जो जनता के लिए वो करना चाहते हैं वो करें, और वो कर तब सकते हैं जब वो चुनाव जीत कर जाएंगे। और अपनी पर्सनल महत्वाकांक्षा भी होती है कि किसी को विधायक बनना है, किसी को लोकसभा जाना है,
तो इसलिए भी होता है। लेकिन जीत कैंडिडेट चाहे जितना मर्जी पॉपुलर हो, लेकिन वो पार्टी के बैनर तले ही जीत सकता है और तभी वो कुछ काम कर सकता है। तो लोगों का छोड़ के जाना स्वाभाविक है इस नाते से। और मैं फिर से रिपीट करूंगा, देखिए देश अब इन सभी पॉलिटिकल पार्टीज अक्रॉस पार्टी लाइन सबका ध्येय अंततः यही है कि देश का विकास, जनता का विकास। तो किस पार्टी से किस पार्टी में जाए ये गैर कानूनी नहीं है। अगर गैर कानूनी होता तो हमारे पार्टी में जाने की बात, डॉक्टर साहब पार्टी में जाने की बात नहीं हो रही है, बात ये हो रही है आप चुनाव ही नहीं लड़ने दे रहे हैं सामने वाली पार्टी को, उसका कैंडिडेट ही जो है आप सीधे ले रहे हैं। ये जो परसेप्शन है, सेम प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही ना लड़ने के लिए। जैसे दो पहलवान हैं, अब दो पहलवानों का मुकाबला देखने आप आए हैं, ठीक है, लेकिन सामने वाले को एक को जो है हाथ पकड़ लिया गया है, फिर दूसरे को छोड़ दिया गया है, तो जो फाइट होगी वो बराबर की नहीं होगी। जनता समर्थन उसका करेगी जिसका हाथ पकड़ लिया गया है, कहेगी नहीं मैं गलत हो रहा है इसके साथ। ये परसेप्शन आ सकता है, मैं ये पूछना चाह रहा था। ऐसा परसेप्शन नहीं आएगा। अभी देखिए आप ही की बात का उत्तर मिल जाएगा। एक दो पहलवान है, एक पहलवान तैयारी करके ना आया हो और वो लड़ाई से भागने का एक ऑप्शन ढूंढ रहा हो कि किस तरीके से बाहर निकल जाऊं, लड़ना ही ना पड़े, तो ऐसी बात भी हो जाती है। देखिए चुनाव जीतने के लिए तीन चीजों बहुत आवश्यक होती हैं, पर्चा, चर्चा और खर्चा। ये बातें मैंने नहीं कही, ये राजनीति के बहुत बड़े धुरंधर माननीय मुलायम सिंह यादव जी कहा करते थे कि चुनाव जीतने के लिए पर्चा, चर्चा और खर्चा। पर्चा माने मैनिफेस्टो, चर्चा माने उसके बारे में चर्चा होना और पैसे का खर्चा करना। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, माननीय मुलायम अरे सिंह यादव जी कहते वो थे। व्यक्ति विजय वर्गीय की गाड़ी में घूमता हुआ दिखाई दिया। वो व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में जाके बैठ गया, वो पहलवान का हाथ नहीं पकड़ा गया, वो पहलवान को पकड़ के अपने कार्यालय में बैठा लिया गया, खुद चले गए। मुलायम सिंह यादव जी की फोटो तो उनके साथ में आ गई थी मोहन भागवत जी के साथ में, तो ऐसा क्या मुलायम सिंह यादव जी को भी ले गए थे क्या मोहन भागवत जी? आप बात बताए ना ऐसी। अभी आप एक चीज देखिए, आप कहते हैं लेवल प्लेइंग गेम नहीं मिलता है। 1977 में जब 76 में इमरजेंसी लगी तो संघ के ऊपर बैन लगाया गया था, आरएसएस के ऊपर, कम्युनिस्ट पार्टी के बहुत लोगों को जेलों में डाला गया है। पूरी कर बिना लगाई हुई इमरजेंसी का दौर शुरू है डॉक्टर साहब, लगातार लोकतंत्र के ऊपर प्रहार किया जाता है। रतन जी बात पूरी जाने दीजिए, तो समझ में आएगी। बोलिए बात समझ में आएगी आपको। बोलिए। देखिए लेवल प्लेइंग उस समय भी खत्म करने की कोशिश की थी, कम्युनिस्ट पार्टी के ऊपर बैन लगा था, संघ के ऊपर बैन लगा था, 3-3 साल तक लगे रहे थे, लेकिन कहीं लेवल प्लेइंग गेम खत्म नहीं हुआ। अब तमिलनाडु के अंदर कैसे राजनीति होती है, वहां पर पूरा का पूरा सिस्टम चलता है कि अपने क्षेत्रीय दल भाषा को, लेकिन सामने नहीं हुआ। अब कश्मीर के अंदर तो गोली चलाई जाती थी साहब, अगर आप किसी आप उसके साथ हैं, तो इस तरीके से विपक्ष को कभी खत्म नहीं किया जा सकता है। ये पता है बात क्या होगी, अगर आपके साथ में कमजोर लोग जो ज्यादा ही महत्वाकांक्षी लोग हैं वो आ जाएंगे तो दिक्कत आएगी। कांग्रेस पार्टी में आप ही की पार्टी की बात करूंगा, जब 84 के बाद कितना कांग्रेस के विरोध में माहौल बना था पंजाब में, लेकिन पंजाब में तो कांग्रेस पार्टी बड़े अच्छे से काम करती है। वहां पर तो ऐसा आतंकवाद का दौर चला पूरा, वहां पर आप क्यों नहीं खत्म हो पाए आप कभी? तो ऐसा नहीं है, अगर कैंडिडेट सही नहीं चूज किया जाएगा तो जनता के अंदर संदेश गलत जाता है और यही कारण बनता है बड़ी बड़ी पार्टियां ऐसे ही हार जाती हैं। आप आज वहां बात कीजिए, यूपी के अंदर अमेठी के अंदर अभी आपने लोकसभा का प्रत्याशी कोई डिक्लेयर ही नहीं करा है, और जबकि अमेठी वो सीट थी जहां गांधी परिवार के लोग सिर्फ फार्म भर देते थे, कोई कैनवेसिंग भी नीचे के कार्यकर्ता कर देते थे और वो जीत जाते थे। लगातार 3-4 पीढ़ी तक चला, आज वहां पर कैंडिडेट नहीं मिल रहा है। तो समस्या इस संगठन में है, किसी भी पार्टी के। आज से कुछ साल पहले तक मुझे अच्छे से ध्यान है, बीजेपी हारने वालों में चौथे नंबर पर होती थी इसी यूपी में। 1992 के बाद बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया था। क्या ऐसी वजह रही थी? तो इन वजहों को खोजना बहुत जरूरी है। और मैं बात कंक्लूड करूंगा, अभी बार बार बात करी जा रही है कि बीजेपी हार गई, चलिए 4 जून को पता चल जाएगा कौन जीता कौन हारा। लेकिन शुरू में बीजेपी ने गुगली फेंकी कि हम 400 पार, और विपक्ष को मानो सांप सूंघा कम से कम 1 महीना तक। वो 400 पार आप कुछ नहीं बोलते थे, उल्टा मजाक में लोग बाग ये तक बोलते थे नहीं 400 नहीं होगा, 380 के आसपास खत्म हो जाएगा, 350। ये अभी 15 दिन से शुरू हुआ है। प्रशांत किशोर जी का एक इंटरव्यू है, यूट्यूब पे बहुत पड़ा हुआ है, वहां पर उनकी बात थी कि भाई आप ऐसी पॉलिटिकल पोस्टरिंग क्यों कर रहे हैं, आप यूं क्यों कहते हैं कि इतनी नहीं, आप कहिए हारेंगे। उसके बाद से तमाम पॉलिटिकल पार्टीज अक्रॉस इंडिया गठबंधन जो है, सब नेताओं ने कोई 150 कह रहा है, कोई 50 कह रहा है, बीजेपी 1 सीट नहीं जीतेगी। तो पॉलिटिकल पोस्टरिंग आपकी तब से सुधरी है, अभी 10-12 दिन ही हुए हैं इस चीज को। अच्छा है, मैं ये भी बात बोलूंगा, अच्छा है कोई तो चीज अच्छी हो रही है कम से कम। आप अच्छे तकड़े होकर चुनाव लड़ेंगे तो आपके पक्ष में आएंगे रिजल्ट भी, अच्छी बात है ये। ठीक है, यश भारती जी, आप लोग भी जब सत्ता में थे आप लोग तो ये सब करते थे, पावर का इस्तेमाल करते थे, बहुत सारी चीज़ें जो अपने हिसाब से करवाते थे, चाहे यादव बेल्ट की बात हो, चाहे और बेल्ट की बात हो, तमाम आरोप आप पे भी लगते रहे हैं। तो अब बीजेपी कर रही है तो क्यों आप लोग को दिक्कत हो रही है? हेलो, हाँ आवाज आ रही है आपको?
जी आदि मुझे बोलिए। ठीक है, ये बात कह कौन रहा है? हमारे ऊपर आरोप लगते थे, कोई एक ऐसा फुटेज बता दीजिए कि राष्ट्रीय महासचिव, कैबिनेट मंत्री, विधायक रिटर्निंग ऑफिसर तक गया हो और फिर भारतीय जनता पार्टी कार्यालय, कोई एक फोटो दिखा दीजिए मुझे जो समाजवादी पार्टी से ऐसा कभी भी कोई बात हुई है। ठीक है, एक मिनट रुक जाइए, परमवीर जी बोल रहे हैं कुछ, बोले परमवीर जी। तब गेस्ट हाउस कांड को याद कीजिए, केवल भारतीय जनता पार्टी ऑफ रणनीति बीएसपी को पूरे के पूरे विधायकों को मारपीट की गई थी, मायावती जी के ऊपर हमला हो गया था। गेस्ट हाउस कांड अगर ना भूले हो आप तो वो याद कीजिए। और बाकी यस जी, तब राजनीति पर नहीं आया, उनको याद नहीं है। चलिए ठीक है, ठीक है, बात क्या हो रही है उदाहरण देंगे तो फिर तो मैं भी बहुत सारे उदाहरण दे दूंगा। नहीं, बात ये हो रही है कि मतलब जो सत्ता में है वो अपने हिसाब से चलाता है। कल्याण, अरे नहीं, बात ये नहीं हो रही है, बात हो रही है इंदौर के प्रत्याशी की, किस तरीके से नामांकन वापस लिया। बात करिए आपने दिल्ली की, बात करिए आपने सूरत की, हमने उसमें एड ऑन किया क्योंकि आप नहीं बात कर रहे थे चंडीगढ़ की, आपने बात करी खजुराहो। आप बीच में साथ सुने नहीं, सवाल ये जवाब बीच में ये आया था, जो सत्ता में होता है वो अपने हिसाब चलाता है। मतलब आप इसको जस्टिफाई कर रहे हैं, सत्ता में है तो जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं। ये जवाब आया कि राजनीति में आजकल ऐसा होने लगा है, जो सत्ता में उसका फायदा उठाता है, क्या सही है क्या गलत है। या सवाल भी आप ही पूछे और जवाब भी आप ही हाँ, जवाब दीजिए। आप सवाल पूछे, जवाब मेरे ऊपर छोड़ दीजिए ना, मैं सही दूंगा गलत दूंगा वो दर्शकों के ऊपर। हाँ, बोलिए है ना। तो आप इसको जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो सत्ता में होता है वो ठीक करता है और जो भारतीय। अरे महाराज, जस्टिफाई करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, ये तर्क आया है, उस पर आपका पक्ष जानना चाह रहे हैं। मेरी आवश्यकता आपको है या नहीं है? नहीं तो आप गलत बोलेंगे तो जवाब नहीं देंगे आपको। आप गलत बोल रहे हैं बार बार। हम गलत बोल रहे हैं, हमारी गलत बात को आने दीजिए, फिर बात बोलिएगा ना कि हम गलत बोल रहे हैं। तो सवाल तो समझ लीजिए पहले, तो आप जवाब दीजिए। अच्छा ठीक है, भाजपा सब कुछ सही कर रही है, आप उसको सही बता रहे हैं, बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। हमारी कमजोरी है, जो मैंने शुरुआत में कहा था, वही हमारी गलती है। हम मीडिया को पाबंदी करें, हम गोदी मीडिया बना दें तो हम ठीक है ना। और निष्पक्ष मीडिया अगर बनी रहेगी तो वो गलत है, और ये सत्ता के द्वारा किया जाता है। जब भी उत्तर प्रदेश में सरकार रही हमारी, माननीय अखिलेश यादव जी को हर क्राइम से जोड़ते हुए मोदी मीडिया ने दिखाया। हमने कभी मीडिया को रोका? अमिताभ ठाकुर आईपीएस थे, मुख्यमंत्री आवास के बाहर धरना पे बैठ गए थे, क्या उनको धरना देने से रोका? लेकिन वही आईपीएस अमिताभ ठाकुर को जैसी योगी सरकार आती है जबरन रिटायर कर दिया और उनके ऊपर तमाम केस लगा दिए। वही आईपीएस अगर क्यों? क्योंकि सरकार के विरोध में हुए। आज एक भी घटना का ऐसा मुझे वीडियो फुटेज दिखा दीजिए जो मीडिया योगी आदित्यनाथ से दिखाते हैं वो जुड़ के, कि उत्तर प्रदेश में कोई भी घटना जुड़ रही तो इस पे चर्चा मत करिए अभी। ये मीडिया में हिम्मत नहीं है ना, ये मीडिया में हिम्मत नहीं है। ये गोदी मीडिया इसीलिए कहा जाता है। हम सारे मीडिया के ठेकेदार नहीं है, लेकिन अपनी बात रख रहे हैं और सवाल पूछ रहे हैं और आपको मौका मिल रहा है कि जब हम अपना बात रखते हैं तो गोदी मीडिया हमारी बात आने नहीं दे रहा है, वो उसको सही गलत में उलझाना चाहती है। लेकिन भाजपा कुछ भी करेगी, भाजपा के लोग कुछ भी कहेंगे तो वो सब कुछ सही है, क्योंकि वो सत्ता में रहे हैं तो सत्ता में कुछ भी करें। मीडिया उस पर सवालात नहीं उठा सकती, उसकी काबिलियत खत्म हो चुकी है। ठीक है रतन तिवारी जी, जिस तरह से यश जी बोल रहे हैं कि जो है लगातार हम पे दबाव डाला जा रहा है, आपको लगता नहीं जब घटनाएं आपकी तरफ होंगी, दिल्ली में घटना आपके यहाँ होगी, इंदौर में आपके प्रति, तो सवाल तो आप पे उठेंगे ना। जब बीजेपी के यहाँ होते वहां सवाल पूछा जाता है। रतन जी संपर्क टूट गया। ठीक है सुकीर्ति जैन साहब, जिस तरह से अब लगातार ये मुद्दा आगे आगे बढ़ता जा रहा है, तो कहीं ना कहीं जो है भारतीय जनता पार्टी जीत कर इतनी उतावली क्यों है? अगर 400 सीटें जीत रही है तो क्यों जो है इतना सब करने की जरूरत पड़ रही है? पांडे जी, चुनाव तो जो परिणाम अपने अपने संगठन की परिश्रम से उत्पन्न होगा तो वो उसको प्राप्त होगा। मैं इस बात की भी गारंटी नहीं दूंगा कि हम 400 ही जीते, 410 भी हो सकता है, 390 भी हो सकता है। अच्छा, आप तो और लेकिन पहुंच गए। एक मिनट, अभी परमवीर सिंह जी ने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि कांग्रेस की पार्टी के लोग हों या समाजवादी पार्टी, ये कोई विदेशी नहीं है या भारत विरोधी नहीं है, ये हिंदुस्तान के लोग हैं और भारत की जनता से प्रेम भी करते हैं। हम आज यहाँ ये डिबेट कर रहे हैं तो जैसे यश भारती जी बात को समझ नहीं पाए, मैं ये बताना चाहूंगा कि आप भी राजनीतिक दल के लोग हैं, हम भी राजनीतिक दल के लोग हैं। हमने भी वो विपन्नता देखी है अपनी राजनीतिक कि 540 लोकसभा में हमारे कुल 2 सांसद चुन के आए थे, तब भी हमने संघर्ष करना नहीं छोड़ा।
सत्य के प्रति आग्रह नहीं छोड़ा, और आज परिणाम है कि हम 400 सीट लाने की बात कर रहे हैं। यश भारती जी, चाहे रतन तिवारी जी हों, आप और हम हो सकता दूर दूर बैठे हों, लेकिन ये यदि ऐसा हो रहा है, इसका हमें विश्लेषण करके इससे बचाव का रास्ता भी निकालना होगा कि यदि हमारा कैंडिडेट फॉर्म वापस लेता है तो हमारे कैंडिडेट सिलेक्शन में गलती है, कमी है, और यदि हमारा कैंडिडेट वापस लेता है तो क्या हम उसको पूरी तरह सपोर्ट नहीं कर पा रहे, मैन पावर नहीं दे पा रहे, कवर नहीं कर पा रहे, अपने आप को अकेला देख पा रहा है। वो निश्चित रूप से हर व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित रखना चाहेगा, इसलिए इस तरह की घटनाएं कोई स्थायी नहीं होती, लेकिन इस तरह की घटनाओं से हमें निश्चित रूप से सबक लेना चाहिए, जैसे भारतीय जनता पार्टी ने सबक लिया था 1984 में, जब कुल 2 लोकसभा की सीटें थी, तब हम निराश होकर घर नहीं बैठे थे, न हमने इंदिरा जी को, राजीव जी को भला बुरा कहा था, हमने अपने आप पर विश्लेषण किया था, और जो कमियां हमारे में थी उनको हमने दूर करके अपने आप को सफल राजनीतिक दल बनाया। यही मेरा रतन भाई जी से भी कहना है, यशपाल जी से भी, यश जी से भी कहना है कि यदि ऐसा हुआ है, आपका कैंडिडेट यदि आपसे छटक कर भाजपा में आ गया है, तो आप इस पर चिंतन करें कि उसको ऐसा कदम क्यों उठाना पड़ा। आप भाजपा की आलोचना छोड़ दीजिए, आप आत्मालोचना करें, तो निश्चित रूप से आपको अपनी जो आने वाले समय में जो कमियां हैं दूर करने का मौका मिलेगा। और ये तो राजनीतिक लड़ाइयां हैं, आज होती हैं, कल कोई जीता है, कल परसों कोई जीतेगा, लेकिन रहना इसी देश में है और काम इसी जनता के लिए करना है, चाहे आप हो चाहे हम हो। ये तो सत्ता पाने का संघर्ष है जो भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी कर रही है, वही हम कर रहे हैं, इससे अलग कुछ नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। रतन जी, इस पर बोलेंगे आप, लेकिन उससे बता दीजिए कि प्रियंका गांधी आ रही है अमेठी से कि राहुल गांधी जी आ रहे हैं? राहुल गांधी जी अमेठी से चुनाव लड़ रहे हैं। मैं कई बार कह चुका हूं, आज फिर कह रहा हूं कि राहुल गांधी जी अमेठी लड़ेंगे। प्रियंका गांधी रायबरेली से? जी ठीक है, क्योंकि ये खबर दिन भर चलती थी कि प्रियंका गांधी अमेठी से आ रही, राहुल जी रायबरेली से जा रहे हैं, तो इसलिए जो अगर आपने कंफर्म कर दिया है तो इसको हम चला देंगे। बिल्कुल चला दीजिए, लेकिन राहुल गांधी जी को अमेठी की जनता चाहती है और अमेठी वो लड़ेंगे। ठीक है, दूसरा सवाल ये है कि इंदौर वाली घटना से क्या आप पार्टी को सबक लेगी, आगे जो आगे नॉमिनेशन होने वाले हैं वहां पे कुछ मतलब आप लोगों का तरीका बदलेगा काम करने का? देखिए, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, ये भारतीय जनता पार्टी है, अच्छे अच्छे दिग्गजों को इन्होंने खरीद लिया। महाराष्ट्र में जिसके ऊपर आरोप लगाते थे अशोक चौहान को खरीद लिया, अजीत पवार को अपने पाले में ले लिया, नवीन जिंदल को अपने पाले में ले लिया। ये भारतीय जनता पार्टी है। हम छोटे से छोटा कार्यकर्ता हो, पार्टी का जमीनी कार्यकर्ता हो, हम उसे टिकट देते हैं और चुनाव के महापर्व में उसे हम लड़ने के लिए भेजते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी उस लड़ाई को अलग वे देना चाहती है और जनता के वोट को बैन करना चाहती है। और देख लीजिए, हमारे प्रत्याशियों को वो नामांकन वापिस करवा रहे हैं। छोटे कहाँ है? दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष छोटे नहीं है, लवली जी इतने बड़े नेता हैं, 4 बार के विधायक हैं, 10 साल मंत्री रहे, उधर आपके प्रवक्ता चले गए जो इतने आपका पक्ष रखते थे जो है टेलीविजन पर। देखिए, गुजरात के जो प्रवक्ता है रोहन गुप्ता जी, वही भारतीय जनता पार्टी को पानी पी पी के वो गाली देते थे, कोसते थे। उन्हें तो पार्टी ने लोकसभा का चुनाव दे दिया इतनी कम उम्र में, उसके बाद भी वो चले जाते हैं, तो पार्टी की गलती नहीं। पार्टी तो हर व्यक्ति को, छोटे छोटे कार्यकर्ताओं को लोकसभा का टिकट दे रही है, उन्हें चुनाव मैदान में भेज रही है। लेकिन कहीं न कहीं ये जो चल रहा है इस देश में, यह आने वाले भविष्य के लिए खतरा है। इसमें भारतीय जनता पार्टी को भी भगवान सद्बुद्धि दे, ये सब चीजों से बचे, क्योंकि सरकार बदलती है तो परिस्थितियां बदलती है। जब परिस्थितियां बदल जाएंगी तो उनके साथ भी अगर ऐसा कृत्य होगा भविष्य में, तो यह किसके पास ये जवाब कहेंगे? तब तो जनता भी कहेगी ना, जैसी करनी वैसी भरनी। तो हमें कोई दिक्कत नहीं नवीन जी, हम चुनाव मैदान में लड़ रहे हैं और मुझे पूरा उम्मीद है इंडिया अलायंस को, भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकने के लिए इंडिया अलायंस को अच्छी खासी सीट मिलेगी। ठीक है, परमवीर सिंह जी, लास्ट एक कमेंट आपसे लेना चाहूंगा, क्या आपको अभी भी लगता है इसका कोई जो है नुकसान नहीं होगा, परसेप्शन चेंज नहीं होगा, बिल्कुल जनता इसको बिल्कुल नोटिस नहीं करेगी? देखिए, परसेप्शन चेंज जैसे होता है, परसेप्शन चेंज करने का जनता बहुत समझदार है। अब
2024 में हर एक आदमी के पास एक हमारे हाथ में मोबाइल रूपी भगवान की एक वो है वाणी है कि आप खोजिए, आपको सारे उत्तर मिलते हैं। तो परसेप्शन चेंज होना नहीं होना उससे फर्क नहीं पड़ेगा। मुझे नहीं लगता कि परसेप्शन चेंज होगा। परसेप्शन चेंज का अगर मैंने 4-5 दिन पहले अभी कॉन्फ्रेंस में उमर अब्दुल्ला जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर के सर्वोसर्वा पूर्व मुख्यमंत्री, उनका वक्तव्य सुना था और वो साफ साफ कह रहे थे कि जब भी विपक्ष ने कहा कि हम मोदी को उखाड़ फेंकना हमारा एकमात्र लक्ष्य है, कि ये काम नहीं करता है। ये मेरे शब्द नहीं है, उमर अब्दुल्ला जी के शब्द हैं। फिर दूसरी बात वो बोलते हैं कि हमने जैसे ये स्लोगन्स दिए कि चौकीदार चोर है, ये वापस पढ़ के हमारे ऊपर ही आता है। तो इस तरीके के आत्ममंथन करना या गठबंधन के अंदर से ही ये बातें उठ रही हैं। और यहाँ पर आप देखिए राजस्थान के अंदर भी 3-4 सीटों की ऐसी लिस्ट थी, मेरे पास अभी नोट्स में नहीं है वो, जहां पर प्रत्याशी लड़ने से पहले ही विदेश चले गए या आनाकानी कर रहे हैं। अरविंदर लवली जी का उदाहरण सबसे सामने है। वो लगातार वो नाराज किस बात पे हुए हैं? उन्होंने साफ साफ लिखा है कि मैं नाराज इस बात से हूं कि पार्टी ने आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन क्यों किया, जबकि वो आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस का ही नुकसान करा है। तो बात क्या है, संस्थागत चीजों को अगर आप दरकिनार करेंगे गए थे फिर आगे अवसर बचेगी। जी, मैं आपकी बात समझ गया सर, लेकिन बात क्या है कि जो आप अगर अप्राकृतिक बात करेंगे कोई, देखिए देश के अंदर अगर आप बिल्कुल देश के माहौल से उलट बात करेंगे तो राजनीतिक लाभ मिलना असंभव है, बिल्कुल असंभव है। लोग तालियां बजाएंगे। जैसे कि अरविंद केजरीवाल जी ने सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में कुछ बोला था, उनके बयान को जैसे मर्जी पेश किया गया, लेकिन अंततः मतलब ये निकला कि वो सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांग रहे थे। तो जनता की भावनाओं के उलट अगर हम सोचेंगे, कोई नैरेटिव रखेंगे और उस नैरेटिव को हम वोट में बदल कर पाए, तो ऐसा संभव नहीं है देश के अंदर। ठीक है, बात करनी है सब। ठीक है परमवीर जी, ठीक है। आप सभी मनों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो वक्त खत्म हो चुका है। राजधर्म आज इतना ही। वक्त छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।